वाक्य के बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, उसके तत्व, उसके भेद। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। ये वाक्य जो है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी बोर्ड जो क्लास है उसके लिए। तो आशा है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाक्य क्या होता है, यानी वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों परिभाषाएं याद करें, इनमें से जो भी आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक वाक्य क्या होता है, यानी ऐसा शब्द समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, वह खाना खा रहा है, ये एक संपूर्ण वाक्य है। अब आगे देखते हैं वाक्य के तत्व कितने होते हैं। तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। अब बारी बारी से इनको डिफाइन करते हैं। सार्थकता क्या होती है? वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है, यानी जो भी वाक्य हम बनाते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। अर्थहीन वाक्य अगर होगा, अर्थहीन अगर शब्द होंगे तो वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो मिलकर एक अर्थ, अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, तभी वाक्य कहलाएगा। यानी सार्थकता जो है ये वाक्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके बिना वाक्य संभव नहीं है। अतः इसमें हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसमें दूसरा है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। यानी वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उनको प्रसंग जो होगा उस वाक्य का, जो कहना चाहता होगा, जो उस अर्थ उस वाक्य से प्रकट होना चाहता है, वो अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाय खाई। अब चाय सभी को पता है कि खाई नहीं जाती है, वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं अपितु पी जाती है। तो इस प्रकार से योग्यता भी वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब थर्ड देख लेते हैं आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा या जिज्ञासा, यानी वाक्य में किसी प्रकार की आकांक्षा या जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में पूर्णता ना आए। वाक्य में कोई भी ऐसा अपूर्ण अर्थ नहीं होना चाहिए जिससे उसमें कुछ जानने की आकांक्षा या जिज्ञासा उत्पन्न हो, यानी अधूरापन नहीं होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का। जैसे पत्र लिखता है, इस वाक्य में ये जो वाक्य है इसमें कर्ता को जानने की इच्छा होगी। पत्र लिखता है, यानी पत्र कौन लिखता है, कौन लिख रहा है? कोई लड़की लिख रही है, कोई लड़का लिख रहा है, कोई पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति का, वो लिख रहा है। तो पूर्ण वाक्य क्या होगा? राम पत्र लिखता है या मोहन पत्र लिखता है। इस कारण आकांक्षा जो है ये भी तत्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट देख लेते हैं निकटता। बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। जब भी हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें उसके शब्दों में परस्पर निकटता होनी चाहिए। एक एक कर बोले गए और लिखे गए शब्द वाक्य नहीं कहलाते या नहीं बनते, अतः वाक्य में निरंतर प्रवाह होना आवश्यक होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है वाक्य का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पदक्रम। जो फिफ्थ इसका तत्व है वाक्य का वो है पदक्रम। तो पदक्रम क्या होता है? वाक्य के पदों में एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य के जो पद या शब्द होते हैं उनका एक निश्चित क्रम में होना आवश्यक है। जैसे पूर्णिमा की चांदनी होती है रात। अब ये वैसे तो शब्द इसमें दिए गए हैं, लेकिन ये निश्चित क्रम के अभाव में ये जो वाक्य है ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस वाक्य को इस प्रकार होना चाहिए कि पूर्णिमा की रात चांदनी रात होती है, या पूर्णिमा की रात चांदनी
होती है। जब शब्दों का क्रम सही होगा, जब पद का क्रम सही होगा, तभी वो वाक्य जो है सार्थक और संपूर्ण कहलाएगा। तो इसलिए पद क्रम जो है जरूरी तत्व है, आवश्यक तत्व है वाक्य का। अब लास्ट जो है तत्व वाक्य का वो है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, कारक, पुरुष व क्रिया आदि का मेल ठीक ठाक होना चाहिए। यानी वाक्य में जो भी प्रयोग किया गया वचन, लिंग, पुरुष, क्रिया या काल, सभी का मेल जो है ठीक ठीक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लक्ष्मीबाई एक महान वीर थी। अभी ये वाक्य अशुद्ध है, किसके कारण? लिंग के कारण। इस वाक्य में लिंग अन्वय की अशुद्धि है, अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। तो इस प्रकार से ये थे वाक्य का लास्ट जो तत्व था अन्वय। अब देख लेते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, सीमा अध्यापिका है। किसके बारे में क्या कहा गया? सीमा के बारे में कहा गया कि वो अध्यापिका है, तो सीमा इसमें क्या है? उद्देश्य है। दूसरा वाक्य है, सचिन खेलता है। अब इसमें किसके बारे में बताया गया? सचिन के बारे में, तो सचिन क्या है यहाँ पर? उद्देश्य है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका दूसरा अंग जो होता है वो है विधेय। वाक्य के उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो कहा जाता है उसको विधेय कहा जाता है। वाक्य का जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, उसके बारे में जो भी बताया जाता है वाक्य में, वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे अब ये जो उपर्युक्त हमने वाक्य देखे हैं, जैसे सीमा अध्यापिका है, सीमा क्या है? उद्देश्य, और अध्यापिका जो उसके बारे में बताया गया है वो क्या है? विधेय है। दूसरा वाक्य है, सचिन खेलता है। सचिन क्या है? उद्देश्य, और खेलता क्या है? खेलता है क्या है? विधेय। तो अब हम बात करेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। वाक्य के भेदों की अगर बात करें तो वाक्य के भेद मुख्य रूप से, वाक्य के जो भेद हैं मुख्य रूप से 2 आधार पर किए जाते हैं। एक तो है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं विधानवाचक वाक्य। एक एक को डिफाइन करेंगे विद एग्जाम्पल। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, वो वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, सीता पढ़ रही है। ये जो वाक्य है संपूर्ण है, इनमें क्रिया के करने या होने का की सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये वाक्य क्या है? विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हमने लिया है निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य भी इसको कहा जा सकता है, और इंग्लिश में जिनको नेगेटिव वाक्य कहा जाता है वही होते हैं निषेधात्मक या निषेधवाचक। तो वो क्या होता है? जिन वाक्यों से कार्य के ना होने का बोध होता हो वो क्या होते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, मैंने दूध नहीं पिया है। अब इसमें नहीं आ गया, नहीं वाले वाक्य होते हैं निषेधवाचक। उसने खाना नहीं खाया है, इसमें भी नहीं आ गया। राम विद्यालय नहीं गया है, तो ये जो नहीं वाले वाक्य होते हैं जिसमें किसी काम के ना होने का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड है वो है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में आज्ञा देने, प्रार्थना करने, आदेश देने, उपदेश आदि देने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो किस में आते हैं?
आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है नंबर 4 पर है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों से प्रश्न को पूछने का ज्ञान होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब ये शब्द है ऐसे कुछ जो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरफ संकेत करते हैं, जैसे कहाँ, कौन, क्या, इस तरह के जो शब्द है वो प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 पर इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष व शुभ कामना आदि का ज्ञान हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं केवल फल खाऊंगा, इसमें इच्छा प्रकट हो रही है और इसमें आशीष या शुभ कामना प्रकट हो रही है, इसलिए क्या है? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य और इसका नंबर है 6, यानी 6th है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त हो वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, हो सकता है कि आज राजेश आए। तो संदेह है, कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये जो शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब नंबर 7 पर है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, और ये क्या होता है? शाइन होता है विस्मयादि बोधक का। अब जो लास्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वो है संकेतवाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता है, इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो कहलाते हैं सरल या साधारण वाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, सीता स्कूल गई, मोहन स्कूल जाता है। तो इस तरह के वाक्य जो है वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य या सरल साधारण वाक्य के अंतर्गत ये आते हैं। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र या मिश्रित वाक्य किसी एक योजक द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाचक वाक्य कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे सत्य बोलो किंतु कटु सत्य न बोलो। अब इसमें किंतु क्या है? योजक है। जैसे तो, यथा, तथा, इस तरह के जो क्या होते हैं? योजक कहलाते हैं। इस तरह के शब्द जब 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका। वह सुबह गया और शाम तक लौट आया। अब इसमें और क्या है? ये 2 सरल वाक्यों को जोड़ रहा है तो और योजक है, और ये 2 सरल वाक्य जुड़कर क्या बन रहे हैं? एक संयुक्त वाक्य बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य हो तथा वे गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो तो वो क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे राम ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। राम ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ पर ये की आता है इस तरह के वाक्यों में। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी छूट चुकी थी। अब इस तरह के वाक्य अगर एग्जाम में आते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए कैसा वाक्य है, तो एक तो इसमें की अधिकतर यूज होता है, दूसरा इसमें बीच में
कोमा ज़रूर मिलेगा, और ये तो इस तरह के जो वर्ड होंगे वो पहचान सकते हैं उनसे कि ये मिश्र वाक्य होता है। अब तीसरा है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो ये थे मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल। आशा है आपको ये जो वाक्य का टॉपिक था पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इस संबंध में कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है भला इससे हो सके। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो सकते। तो मेरे ये जो वीडियो है ये नोट्स के ये वीडियो से नोट्स बनाइए और एज इट इज़ इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने में ये मदद करेंगे आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।